Hello students. In the last lecture we have discussed about modification anomalies. Modification anomalies basically क्या हैं? उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं जो कि हमारे रिलेशन में जब हम किसी भी तरह की इंसर्शन करते हैं, कोई डिलीशन करते हैं रिकॉर्ड की या अपडेशन करते हैं, उस दौरान अकर होती है। और ये एनोमलीज क्यों अराइज होती हैं? ड्यू टू द बैड डिज़ाइन ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस। तो उस बैड डिज़ाइन को गुड डिज़ाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन नाम से पता चल रहा है वी आर नॉर्मलाइजिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। तो वो नॉर्मलाइजेशन किस तरह से की जाती है? अब नॉर्मल या अननॉर्मल जो रिलेशंस हैं, रिलेशनल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, उनको हम नॉर्मल करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो ये एक लेमैन की लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, जो बैड डेटाबेस डिज़ाइन है, रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं हम। तो उस बैड रिलेशनल डेटाबेस को गुड डेटाबेस जो स्ट्रक्चर है उसमें कन्वर्ट करना है, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है रिडंडेंसी की वो रिड्यूस हो सके या रिमूव हो सके, और इसके साथ साथ जो ये मॉडिफिकेशन एनोमलीज अकर होती हैं इनसे भी हम निजात पा सकें, इनका भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो इंट्रोड्यूस की गई थी फर्स्टली बाय डॉक्टर E.F. कोड। अब तक आप सब इस नाम से पूरी तरह से इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो E.F. कोड क्या है? हमारे रिलेशनल मॉडल के जो फादर हैं, जो जन्मदाता हैं, उन्हें हम E.F. कोड कहते हैं। तो डॉक्टर E.F. कोड ने ये नॉर्मलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोवाइड किया था। तो जो नॉर्मलाइजेशन का मीनिंग क्या है? नॉर्मलाइजिंग अ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा इनटू मोर देन वन टेबल। तो हमें जैसे कि पता है कि हमारा जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जब रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ सेट ऑफ रिलेशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो हम सारा का सारा डाटा एक रिलेशन में ना रख के हम क्या कर रहे हैं, मोर देन वन रिलेशंस में हमारा डाटा रखते हैं। और किस तरह से रखते हैं कि हमारी रिडंडेंसी की प्रॉब्लम अकर ना हो। और जो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट एनोमलीज के जो एग्जाम्पल्स देखे थे कि अगर हमारा जो बैड डिज़ाइन हो, लाइक हमने कहा कि एक ही टेबल में हमने मोर देन वन एंटिटीज़ के जो डाटा है उसे रिडंडेंट करके रखा हुआ है, तो उस रिडंडेंट डाटा के कारण हमारे पास क्या है, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स अकर हुई, जिसमें हमने इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली, अपडेशन एनोमलीज़ के डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे। तो इन एनोमलीज़ को अवॉइड करना मेजर रोल है किसका? नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग द रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन और अ सेट ऑफ रिलेशंस। और वो रिडंडेंसी हम क्यों मिनिमाइज़ करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन? क्योंकि जो रिडंडेंसी है इन रिलेशन may cause insertion, deletion and updation anomalies. So, normalization helps to minimize the redundancy in a relation. तो नॉर्मल फॉर्म्स बेसिकली क्या है? जो नॉर्मलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम कुछ सेट ऑफ टेस्ट अप्लाई करते हैं हमारी टेबल स्ट्रक्चर पर। तो उन टेस्ट को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। हर स्टेप में हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसे हम नॉर्मल फॉर्म कह देते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स में हम उस टेस्ट को क्या बोलेंगे? नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म्स क्या हैं? आर यूज्ड टू एलिमिनेट और रिड्यूस द रिडंडेंसी इन द डेटाबेस टेबल्स। तो ये जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। वो नॉर्मल फॉर्म्स क्या हैं? बेसिकली उस रिलेशनल स्ट्रक्चर पर हम कुछ टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। अगर वो रिलेशनल स्ट्रक्चर, वो रिलेशन हमारे उस टेस्ट को पास करता है तो हम ये कहते हैं कि वो जो रिलेशन है वो इस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है। तो बैड डेटाबेस डिज़ाइन के कारण हमारे पास बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम अकर हुई, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया कि रिडंडेंसी अकर हुई। रिडंडेंसी के कारण हमारी स्टोरेज वेस्टेज हुई। रिडंडेंसी के कारण हमारी इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम अकर हो सकती है। मॉडिफिकेशन एनोमलीज अकर हो सकती हैं।
और डाटा की सिक्योरिटी है जो वो पुअर हो सकती है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जैसा कि मैंने अपनी पहली डेफिनेशन में कहा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ decomposing a set of relations with anomalies to the smaller and well structured relations that contain minimum redundancy or no redundancy and minimum insertion deletion updation anomalies। तो हम एक वर्ड बोल रहे हैं डीकम्पोजिंग, मीन्स हमारा जो रिलेशन हमारे पास गिवन है उन रिलेशंस को हम डीकम्पोज करते हैं और डीकम्पोजिशन के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट स्मॉलर रिलेशंस जनरेट होंगी उसमें क्या है, जो एनोमलीज अकर होती हैं वो नहीं अकर होंगी और जो रिडंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट था वो रिडंडेंसी भी क्या है, या तो हम रिमूव कर देंगे या हम उसे कंट्रोल करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे। तो डीकम्पोजिशन है जो रिलेशंस की वो किस तरह से होनी चाहिए, डीकम्पोजिशन की अपनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि डीकम्पोजिशन कैसी होनी चाहिए, कि क्या हम रैंडमली डीकम्पोज कर देंगे कि 2 एट्रीब्यूट, अगर एक टेबल में 5 एट्रीब्यूट्स हैं तो 2 एट्रीब्यूट एक में रख दिए, 3 एट्रीब्यूट दूसरे में रख दिए, या 3 एट्रीब्यूट फर्स्ट में रख दिए, 2 एट्रीब्यूट बाद में रख दिए, नहीं। तो डीकम्पोजिशन है जो वो भी क्या है, एक फॉर्मल प्रोसेस है। डीकम्पोजिशन करते टाइम हमने क्या ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन आर गिवन है, उसे हमने 2 रिलेशंस में डिवाइड किया, R1 और R2 में, तो वो जो रिजल्टेंट रिलेशंस हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एक तो है लॉसलेस जॉइन प्रॉपर्टी और डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमारी जो डीकम्पोज्ड रिलेशंस हैं उन्हें फुलफ़िल करनी होती हैं। तो लॉसलेस जॉइन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैंने एक रिलेशन R को 2 रिलेशंस में डिवाइड किया, R1 और R2 में, तो अगर मैं उन दोनों डीकम्पोज्ड रिलेशंस का बाद में जॉइन करती हूँ ओरिजिनल जो रिलेशन है R रिट्रीव करने के लिए, तो जो रिजल्टेंट जो जॉइन के बाद हमारी R रिलेशन आएगी उसमें कोई एक्स्ट्रा टपल जनरेट नहीं होनी चाहिए। उसे एक्स्ट्रा टपल को हम क्या कहते हैं, स्पूरियस टपल। तो दैट जॉइंट रिलेशन R शुड नॉट रिजल्ट इन स्पूरियस टपल्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास लॉसलेस जॉइन प्रॉपर्टी। ना तो हमारी किसी, अगर डीकम्पोज करते हैं तो हमारी किसी रिकॉर्ड का लॉस होना चाहिए, और अगर हम डीकम्पोज्ड रिलेशंस को जॉइन करते हैं तो हमारे पास स्पूरियस टपल्स जनरेट नहीं होनी चाहिए। ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है लॉसलेस जॉइन प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है डीकम्पोजिशन की, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी। तो डिपेंडेंसीज़ का कॉन्सेप्ट भी हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ के बारे में हमने पढ़ा। तो ये जो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जो हम डीकम्पोजिशन करेंगे वो इंश्योर करे कि जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी उस पर्टिकुलर रिलेशन R में रिप्रेजेंट हो रही थी वो डीकम्पोजिशन के बाद जो हमारी रिलेशंस बनी हैं, रिजल्टेंट रिलेशंस, उनमें भी वो प्रिजर्व्ड रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि डीकम्पोजिशन के बाद कोई ना कोई हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म ही हो जाए। हमने कल भी एक एग्ज़ाम्पल देखा था जिसमें हमने रोल नंबर, गेम और फ़ी का एग्ज़ाम्पल देखा। तो रोल नंबर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी गेम में एनरोल्ड है। तो हमने जो हमारी मेन टेबल थी जिसमें 3 कॉलम थे, रोल नंबर, गेम और फ़ी, उसको हमने 2 टेबल्स में डीकम्पोज किया था, रोल नंबर और गेम, और दूसरी थी गेम और फीस, ठीक है। और इन दोनों की जो प्राइमरी की थी वो क्या थी, फर्स्ट में आपकी रोल नंबर थी और गेम वाले में आपकी गेम थी प्राइमरी की। तो जो हमारी मेन रिलेशन थी उससे हम क्या डिराइव कर रहे थे, रोल नंबर से हम गेम फाइंड आउट कर सकते हैं, रोल नंबर डिटरमाइंस गेम और गेम डिटरमाइंस फ़ी। ये डिपेंडेंसी हमारी मेन टेबल में थी, जो फर्स्ट हमारी डीकम्पोज्ड होने से पहले जो टेबल थी जिसमें 3 एट्रीब्यूट थे। बाद में हमने इसे डीकम्पोज किया तो 2 एट्रीब्यूट्स हमने रख दिए 2 टेबल्स में। तो रोल नंबर डिटरमाइंस गेम, ये डिपेंडेंसी फर्स्ट डीकम्पोज्ड रिलेशन में प्रिजर्व हो रही है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, गेम डिटरमाइंस फ़ी, ये भी प्रिजर्व हो रही है। तो ये डीकम्पोजिशन ठीक है।
तो हमारा जो डीकम्पोजिशन है टेबल्स का वो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता होना चाहिए। तो जब आप नॉर्मलाइजेशन बताते हैं तो आपने डीकम्पोजिशन के बारे में भी बताना है। और कई बार डीकम्पोजिशन के बारे में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि डीकम्पोजिशन क्या है और डीकम्पोजिशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। कब हम जो एक रिलेशन की जो डीकम्पोजिशन के बाद जो सब रिलेशंस मिली हैं हमें, उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो है सिंपल डीकम्पोजिशन के बारे में मैंने बताया। ये इसी में क्यों बताया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन ही कर रहे हैं। और वो डीकम्पोजिशन कैसे करते हैं, ऐसे ही नहीं कर देते। हम क्या करते हैं, उस रिलेशन को कुछ टेस्ट, कुछ नॉर्मल फॉर्म्स के अगेंस्ट चेक करते हैं, और अगर वो टेबल, वो रिलेशन उन नॉर्मल फॉर्म्स को पास करती है तो ओके है, अगर नहीं पास करती तो हम डीकम्पोज करते हैं हमारे रिलेशन को, और उसका भी एक रूल है। तो हम डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे आगे। तो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन कैसे फॉलो होती है। इट इज़ अ फॉर्मल टेक्निक फॉर एनालाइजिंग अ रिलेशन बेस्ड ऑन इट्स प्राइमरी की एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। तो इसीलिए मैंने आपको ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट था और कीज़ के कॉन्सेप्ट पहले करवाए, ताकि आपको जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसे समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे फॉलो होती है, कैसे कैरी आउट होती है। दिस इज़ बेसिकली अ फॉर्मल टेक्निक। और कैसे हम क्या कर रहे हैं इस फॉर्मल टेक्निक में, हम एक पर्टिकुलर रिलेशन को एनालाइज कर रहे हैं, और वो एनालिसिस किस बेस पे कर रहे हैं, उसकी प्राइमरी की के बेस पे, मीन्स उसकी जो मेन डिटर्मिनेंट कौन है, प्राइमरी की, उसके बेस पे, और फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या एग्जिस्ट कर रही हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बीच में। तो उस फॉर्मल प्रोसेस के दौरान हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखेंगे, और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए एनालाइज करेंगे हमारे रिलेशन को। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफन एग्जीक्यूटेड एज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ये मैंने पहले भी बताया कि ये वन स्टेप नहीं है, सीरीज ऑफ स्टेप्स हम नॉर्मलाइजेशन करने के लिए फॉलो करते हैं। और हर एक स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, हर एक स्टेप कॉरस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक नॉर्मल फॉर्म विच हैज़ नॉन प्रॉपर्टीज़। और हर एक स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल फॉर्म के लिए एक रिलेशन को चेक कर रहे हैं, और उसकी भी क्या है, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। As normalization proceeds, the relations become progressively more restricted. तो more restricted कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो रिलेशंस हमें मिलती जाएंगी वो क्या है, मोर स्ट्रिक्टर हो जाएंगी, मोर रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। ठीक है, इन फॉर्मेट एंड ऑल्सो लेस वल्नरेबल टू द अपडेट एनोमलीज। तो अपडेट एनोमलीज भी उसमें कम अराइज होंगी। इस तरह से हम ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे। तो मैंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो हर एक स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, हमारे जो पहले अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन था हमारे पास, ठीक है, तो उसे हमने फर्स्ट स्टेप में एक टेस्ट के लिए चेक किया, वो पास हो गया, तो हम कहते हैं कि अननॉर्मलाइज्ड से फर्स्ट स्टेप जो नॉर्मलाइज किया हमने, तो वो क्या है, उस अननॉर्मलाइज्ड से अच्छी हो गई। ठीक है, फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अगेंस्ट हमने कुछ टेस्ट किया, और उसे पास करके हमने जो रिलेशन है डीकम्पोज करके नेक्स्ट स्टेप में लाए, तो हमने कहा कि ये और अच्छी हो गई। ठीक है, तो मोर स्ट्रॉन्गर हो गई। तो इस तरह से पूरी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमारी जो रिलेशन है वो एक पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में होगी, तो हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है उससे पहले वाले जो स्टेप में थी हमारे पास रिलेशन। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती है, वैसे वैसे जो हमारे रिलेशंस हैं वो क्या हो जाती हैं, मोर स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं फॉर्मेट में, और लेस वल्नरेबल हो जाएंगी अपडेट एनोमलीज में। तो वल्नरेबल, लेस वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है कि उस पर जो अपडेट एनोमलीज हैं उसमें अकर नहीं होंगी। ठीक है, और इसमें हम कर क्या रहे हैं, जब भी हमारी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, एक पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रेंट एक नॉर्मल फॉर्म का वो मेट नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि रिलेशन क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है रिक्वायरमेंट को, जो हमारी मेजर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिक्वायरमेंट उसने मेट नहीं की तो उसकी वायलेशन हो रही है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, वी मस्ट डीकम्पोज द रिलेशन इनटू द इंडिविजुअल रिलेशंस। ठीक है, तो व्हेन द रिक्वायरमेंट इज नॉट मेट, द रिलेशन वायलेटिंग द रिक्वायरमेंट मस्ट बी डीकम्पोज्ड इनटू द रिलेशंस
दैट इंडिविजुअली मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो डिकम्पोजिशन के बाद हमें क्या मिलेंगी, इंडिविजुअल जो टेबल्स मिलेंगी वो क्या करेंगी, उन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करती होंगी। ठीक है, तो बेसिकली जो इनिशियली हमारे पास डॉक्टर EF कोड ने 3 तरह की नॉर्मल फॉर्म्स दी थी। अब हम टाइप्स बता रहे हैं कि किस किस तरह के नॉर्मल जो फॉर्म्स हैं हम स्टडी करेंगे, जो कौन कौन से टेस्ट हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के दौरान स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो बेसिकली डॉक्टर EF कोड ने 3 तरह की जो नॉर्मल फॉर्म्स दी थी, इनिशियली प्रपोज की गई थी। ठीक है, वो क्या थी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जिसे हम 1NF भी लिख देते हैं, 1NF। 1NF लिखने का मतलब क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो डॉक्टर EF कोड ने हमें इनिशियली 3 तरह की नॉर्मल फॉर्म प्रपोज करके दी थी, और वो 3 तरह की नॉर्मल फॉर्म्स क्या हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम इन शॉर्ट कह देते हैं 1NF, 2NF एंड 3NF। तो एग्जाम्स में सिंपली आपसे ऐसे भी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ 2NF। तो अगर एक रिलेशन 2NF में होगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1NF में होगी, मीन्स उसने अपने पहले वाला टेस्ट पास किया तभी वो सेकेंड NF में है। तो जो रिलेशन की फॉर्म अगर हम कहते हैं कि वो 2NF में है तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली 1NF में होगी। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि एक रिलेशन हमारी 3NF में है तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, 1NF और 2NF के जो टेस्ट हैं उसे पास करके आई है तभी वो 3NF में आई है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैंने कहा कि एक रिलेशन 3NF में है तो ऑटोमेटिकली वो 2NF में भी है और वो 1NF में भी है। तो इनिशियली डॉक्टर EF कोड ने 3 तरह की नॉर्मल फॉर्म इंट्रोड्यूस की थी, प्रपोज की थी, 1NF, 2NF एंड 3NF। और बाद में आरबॉय से एक साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर EF कोड, इन्होंने दोनों ने जॉइंटली क्या किया, एक जो नॉर्मल फॉर्म है, जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जो नेक्स्ट स्टेप है, स्ट्रॉन्गर फॉर्म है, उसे हम कहते हैं बॉयसे कोड नॉर्मल फॉर्म, BCNF। तो बॉयसे किसके नाम से लिया गया है, आरबॉयसे से लिया गया है, और EF कोड से क्या लिया गया है, कोड। तो 3NF के बाद इन दोनों ने कंबाइंडली क्या बनाई थी, एक नॉर्मल फॉर्म इंट्रोड्यूस की थी जिसे हम कहते हैं BCNF। तो BCNF is more stronger than 3NF, 3NF is more stronger than 2NF, 2NF is more stronger than 1NF। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम, हमारी जो रिलेशन है, अगर एक पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में हम कहते हैं लाइक 3NF कहा तो वो क्या है, 2NF से स्ट्रॉन्गर होगी। इसी तरह से हमने कहा कि एक रिलेशन BCNF में है तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये क्या है, मोर स्ट्रॉन्गर डेफिनेशन है 3NF की। ठीक है, तो ये जैसे एक डायग्राम है, वो आप डायग्राम में आपको क्या पता चल रहा है, जो डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। लाइक ये जो आउटर सर्कल है आपका, ये क्या कह रहा है, हमारे पास इस आउटर सर्कल में मैंने लिखा 1NF। ठीक है, तो एक रिलेशन अगर 1NF में है, 1NF का टेस्ट पास कर रही है और उसे हमने नेक्स्ट स्टेप में पास ऑन किया और वो क्या कर रही है, सेकेंड NF का टेस्ट भी पास कर रही है, तो ऑटोमेटिकली अगर एक रिलेशन सेकेंड NF में है तो वो क्या होगी, वो 1NF में भी होगी, 1NF के टेस्ट को भी पास करके आई है तभी वो 2NF में आई है। ठीक है, तो जब भी आपको एक कहा जाए कि कोई रिलेशन अगर 2NF में है तो क्या वो 1NF में है। अगर एक रिलेशन 3NF में है तो क्या वो 1NF में है, क्योंकि वो 1NF 2NF दोनों के टेस्ट को पास करते हुए थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आई थी, और 3NF में होने का मतलब क्या है कि उसने 3NF का जो टेस्ट है उसे भी पास कर लिया है। इसी तरह से जैसे जैसे हम इस हायरार्की के डीपर साइड में जाते हैं, हमारे पास क्या है, हमारी जो रिलेशन स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते रहे हैं, इंडिविजुअल रिलेशन स्ट्रक्चर्स, वो क्या हैं, अपने आउटर स्ट्रक्चर जो था, आउटर लेवल पे जो हमारे स्ट्रक्चर थे टेबल के, उससे क्या है, ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ज़्यादा स्ट्रिक्टर होंगे, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होंगे। तो ये डायग्राम उसको शो कर रहा है। तो हमारे पास किस तरह के नॉर्मल फॉर्म्स हैं, 1NF, 2NF, 3NF। ये जो नॉर्मल फॉर्म्स थी वो हमारे डॉक्टर EF कोड ने इंट्रोड्यूस की थी। BCNF डॉक्टर EF कोड और जो हमारे
बॉय से हैं, आर बॉय से, इन्होंने ये BCNF इंट्रोड्यूस की थी। इसके बाद हमारे पास क्या है 4NF और 5NF का भी कॉन्सेप्ट आया था। तो अभी तक आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि हमारे पास जो 1NF है, सिर्फ उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म को छोड़कर हमारे पास बाकी जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती हैं। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ 1NF, all these normal forms are based on the functional dependencies among the attributes of a relation। और ये मेयर ने दिया था 1983 में कॉन्सेप्ट, ये बताया था कि सिर्फ जो 1NF है उसमें हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखते कि एट्रीब्यूट में किस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। इसमें हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या रूल हम फॉलो करते हैं जब हम देखते हैं कि एक रिलेशन 1NF में है या नहीं है। ठीक है, तो 1NF को छोड़ के जो बाकी मैंने आपको ये बताई नॉर्मल फॉर्म्स 1NF, 2NF, 3NF, 4th NF, 5NF और BCNF, इनमें से सिर्फ 1NF को छोड़कर बाकी जो ये नॉर्मल फॉर्म्स हैं ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज के कंसेप्ट को फॉलो करती हैं। तो हर नॉर्मल फॉर्म किसी ना किसी फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए चेक कर रही है, वो टेस्ट हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो सिर्फ 1NF एक ऐसी नॉर्मल फॉर्म है जिसमें हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को कंसीडर नहीं करते हैं, और जो BCNF की हायर नॉर्मल फॉर्म्स हैं उसे हम 4NF और 5NF कहते हैं, और ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। हमने जो अपने इस कोर्स में स्टडी करना है वो करना है 1NF, 2NF और 3NF और BCNF के बारे में। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो आपको क्लियर कट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा है कि आपके पास क्या है, हम क्या कर रहे हैं, यूज़र्स की रिक्वायरमेंट ले रहे हैं। हमने कोई ER मॉडल बनाया, ठीक है, ER मॉडल को फिर हमने क्या कर दिया, सिंपली ट्रांसफॉर्म कर दिया रिलेशंस की फॉर्म में। तो ये जो ऊपर का स्टेप है वो क्या कह रहे हैं कि हमने जो यूज़र्स से रिक्वायरमेंट्स ली हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हुई है यूज़र्स की, उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो हमने मॉडल क्रिएट किया या डाटा डिक्शनरीज क्रिएट की, वो क्या कर रही हैं, हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह काम कर रही है। वो डाटा सोर्स है हमारे लिए, मीन्स हमारा जो डाटा कहाँ से आएगा, हमारी डोमेन का, हम किस पर्टिकुलर डोमेन के लिए हमारी डाटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका कुछ डाटा सोर्स होगा। वो डाटा सोर्स से हमें डाटा मिल गया, वो डाटा क्या है, हमारा अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, जिसे हम कह रहे हैं अननॉर्मलाइज्ड। ठीक है, जैसे मैंने एक लेमन टर्म बोली थी अबनॉर्मल, तो अबनॉर्मल है अभी, इसे हमने नॉर्मलाइज करना है। तो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म है UNF, हम एक सिंपल एक टर्म बोल रहे हैं। जब भी अननॉर्मलाइज्ड डाटा होगा हमारा, तब हम UNF से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अननॉर्मलाइज्ड रिलेशंस है हमारे पास UNF। फिर उस अननॉर्मलाइज्ड रिलेशंस के लिए हमने क्या करना है, ये हमारा पहला टेस्ट है, रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप्स। तो अगर ये चीज़ हम कर देते हैं, रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर देते हैं, तो हमारी अननॉर्मलाइज्ड जो फॉर्म है रिलेशन की, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो अगर हमने रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव कर दिए तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो रिजल्टेंट रिलेशन आई वो किस में आ गई, 1NF के टेस्ट को पास कर लिया उसने। 1NF का टेस्ट क्या था, रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए हमारी टेबल में, तो उसे रिमूव कर दिया, तो वो टेस्ट पास कर गई हमारी टेबल और 1NF में आ गई, फर्स्ट लेवल पे वो नॉर्मल हो गई। ठीक है, फिर एक रिलेशन हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, उसमें से हमने पार्शियल डिपेंडेंसीज को अवॉइड कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जब ये चीज़ कर दी हमने, ये टेस्ट अप्लाई कर दिया, इसकी जो ये प्रॉब्लम थी उसे रिमूव कर दिया पार्शियल डिपेंडेंसीज वाली, तो जब वो टेस्ट पास कर लिया, डिपेंडेंसीज पार्शियल हमने रिमूव कर दी, तो हमारी जो रिलेशन है वो किस में आ गई, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गई। तो जब ये हमारी टेबल एक सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है। ठीक है, तो इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आपको ये पता चल रहा है। तो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन हमने अभी डिस्कस किया। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का टेस्ट उसने पास कर लिया। सेकंड की जो प्रॉब्लम, सेकंड में जाने के लिए क्या प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ अवॉइड कर दी तो वो सेकंड में आ गई। सेकंड में आने के बाद हमने कहा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, अगर उसे रिमूव कर दिया हमने तो टेबल किस में आ गई, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गई।
फिर थर्ड में आने के बाद, अब थर्ड में आ गई, अगर एक रिलेशन 3NF में है तो वो ऑटोमेटिकली 2NF में है, वो ऑटोमेटिकली 1NF में है। तो हमें इसकी जो प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या कहेंगे कि अगर एक रिलेशन की हायर नॉर्मल फॉर्म से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रिलेशन R1 है, वो क्या है, मैंने कहा कि वो 3NF में है, उसकी हायर नॉर्मल फॉर्म बता दी, लोएस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हायर नॉर्मल फॉर्म क्या है, 3NF है, तो ऑटोमेटिकली वो 2NF में है, ऑटोमेटिकली वो 1NF में है। इसी तरह से 3 नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद अगर हम कहते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, BCNF में है। तो इन स्टेप्स को हम आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एग्जांपल्स। मगर अभी तक समझने की बात क्या है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारी लीड किस में कर रही है, मोर नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस, ठीक है, मोर नॉर्मलाइज्ड टेबल्स। तो क्लियर हो गया कि इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे अप टू BCNF। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन को हम 1NF में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए आप अपनी रेफरेंस बुक, जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी दिखाया, नेम मेंशन्ड है बुक का, डेटाबेस सिस्टम बाय थॉमस कॉनली। इस बुक से आप इस टॉपिक को रेफ़र कर सकते हैं, या फिर नवाथे की बुक में भी ये गिवन है, वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं, या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है आपकी DBMS से रिलेटेड, RDBMS की, उसमें भी ये नॉर्मलाइजेशन का जो चैप्टर गिवन है, 8th चैप्टर है आपकी बुक में, वो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉर्मलाइजेशन इंट्रोडक्शन। क्यों हम नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, बैड डेटाबेस डिज़ाइन की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मॉडिफिकेशन एनोमलीज क्या होती हैं, और इनको हम नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में किस तरह से रिमूव करते हैं, ये हमने इसमें स्टडी किया। और नॉर्मलाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिकली हमारी जो रिलेशनल स्ट्रक्चर है उसे हमने एनालाइज करना है एक सिस्टमेटिक वे में, किस तरह से प्राइमरी कीज़ और फंक्शनल डिपेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए। और क्यों करना है एनालाइज, ताकि हमारी जो टेबल्स हैं, रिलेशंस हैं, उनमें रिडंडेंसीज अकर ना हो, मिनिमम रिडंडेंसी हो, और जो अनडिज़ायरेबल इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट एनोमलीज अकर होती हैं, उन एनोमलीज को रिमूव किया जा सके। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो पेपर में आपसे किसी भी तरह से पूछ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस फॉलो करते हैं, बैड डेटाबेस डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, नॉर्मलाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन किस तरह की प्रोसेस है। तो किसी भी तरह से मोल्ड होके आ सकता है, सारी चीज़ें वही हैं, आपने जो लिखने का तरीका है आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इससे पहले आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी नहीं स्टडी किया तो पहले आप फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ का कॉन्सेप्ट, मॉडिफिकेशन एनोमलीज़ का कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो, और कीज़ के कॉन्सेप्ट, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को पहले आप स्टडी कीजिए, और उसके बाद आपने इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो आपने इस नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को करने के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ में डिफरेंट टाइप की जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ मैंने बताई थी आपको, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज़, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज़, ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज़, नॉन ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसीज़, और जो डिफरेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ के जो एक्सियम्स थे, इन्फ्रेंस रूल्स थे, उनके बारे में ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, और वीडियोस आपको लिंक प्रोवाइडेड हैं, उनसे आप रेफ़र करके आप उन्हें प्रॉपरली सुन सकते हैं, और फिर आप इस टॉपिक को डिटेल में कवर कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, इनमें इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ के कॉन्सेप्ट को ही देखते हुए चलना है। अब एक डिपेंडेंसी, अगर मैंने कहा कि पार्शियल डिपेंडेंसीज़ रिमूव करनी है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में। फिर
थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए हमने कहा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज रिमूव करनी है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जब आपको पता होगा कि कौन सी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो आप इजीली उसे रिमूव करते हुए आपकी जो टेबल है उसे नॉर्मलाइज करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।